आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स का बुक है जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। समझ गए ना? चैप्टर नंबर 5 कार्य, ऊर्जा, शक्ति। सबसे पहले कार्य को हम आम बोलचाल की भाषा में काम बोलते हैं। दैनिक जीवन में कार्य शब्द का उपयोग कई अर्थों में होता है। कार्य का बहुत सारा अर्थ है, जैसे पढ़ना भी एक प्रकार का काम है, लिखना भी एक प्रकार का काम है, कढ़ाई करना भी एक प्रकार का काम है, नौकरी करना भी एक प्रकार का काम है। ये सभी कार्य कहलाते हैं। परंतु भौतिकी में कार्य शब्द का विशेष अर्थ है, लेकिन फिजिक्स में कार्य का एक अलग सा अर्थ है। यह एक भौतिक राशि है। याद रखिएगा, यह एक भौतिक राशि है जो आपको पहले पढ़ा चुका गया। एक लेसन में आप भौतिक राशि के पढ़े होंगे, फिर उसके दो प्रकार होते हैं, आधारी और व्युत्पन्न में पढ़े होंगे, जिससे विशेष मात्रक में मापा जाता है। कार्य भौतिकी में कार्य से हमारा तात्पर्य यांत्रिक कार्य से होता है, मैकेनिकल वर्क से। समझ गए ना? अब इसके बारे में डिटेल से हम समझते आगे। यांत्रिक कार्य के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। यदि कोई व्यक्ति एक पत्थर को अपने हाथ से उठाता है तो हाथ की मांसपेशियों द्वारा कार्य संपन्न होता है। कोई व्यक्ति पत्थर को अपने हाथ से उठाता है तो हाथ से जब उठाता है तो आप देखोगे हाथ के मांसपेशी पर जोर पड़ता है, कंधा के पास जोर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यह मांसपेशी द्वारा कार्य संपन्न होता है। रेलगाड़ी का इंजन रेल के डिब्बे को खींचने में कार्य करता है। तो इंजन जो होता है वो है जो कि कार्य का काम कर रहा है। इंजन है जो कि घर्षण बल के द्वारा किसी गतिशील वस्तु को रोकने में भी कार्य संपन्न होता है। घर्षण बल के द्वारा कोई आप दौड़ रहे हो और रुकना चाहते हो तो उसमें भी कार्य लगता है, ताकत लगा के रुकते हो। ये भी एक प्रकार का काम है। उदाहरण से स्पष्ट है कि कार्य होने के लिए किसी बल का लगना आवश्यक है। इससे स्पष्ट है कि कार्य में बल का होना क्या आवश्यक है। ये देखो, कोई भी व्यक्ति पत्थर को उठाता है हाथ से तो बिना बल के थोड़े उठा सकता है। समझ गया ना? तो बल लगा करके उठा रहा है तब जाके काम हुआ, नहीं बल लगाएगा तो काम नहीं होगा। रेलगाड़ी का इंजन रेल के डिब्बे को खींच रहा है तो ऐसे ही थोड़े ही खींच रहा है, बल लगाया तब जाकर के वो खिंचाया, तब जाकर के काम हुआ। घर्षण बल के द्वारा किसी गतिशील वस्तु को रोकने का में भी कार्य करते हैं। जैसे घर्षण बल लगता है, हम लोग दौड़ते हैं, ज़मीन पे चलते हैं तो घर्षण बल लगता है ना। तो अगर हम रुकते हैं तो ऐसे ही थोड़े रुकते हैं, है कि बल लगता है तब जाकर के रुकते हैं और कार्य संपन्न होता है। मतलब कार्य के लिए बल का होना क्या है? आवश्यक है। किसी रस्सी से लटके हुए एक पत्थर, कोई रस्सी है उससे लटके हुए एक पत्थर पर गुरुत्व बल तो लगता है, परंतु चूंकि उसमें विस्थापन नहीं होता इसलिए इस स्थिति में कोई कार्य नहीं होता। अतः यदि किसी वस्तु पर बल लगे परंतु उसमें विस्थापन नहीं हो तो कार्य नहीं होता है। विस्थापन के बारे में हम 2 लेसन में पढ़ा चुके हैं, इसको समझिएगा। यदि किसी वस्तु पर बल लग रहा है और उसमें विस्थापन नहीं हो तो कार्य नहीं होता है। विस्थापन मतलब होता है उसमें परिवर्तन। डायरेक्ट समझ जाओ, विस्थापन मतलब परिवर्तन से रिलेटेड। समझ गए ना? अगर कहीं पे बल लग रहा है और विस्थापन नहीं है तो वो कार्य नहीं है। फिजिक्स कहता है भाई कि भाई जैसे देखो, हम पढ़ रहे हैं तो एक जगह बैठे हुए हैं तो हमारा स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये कार्य नहीं होता है। फिजिक्स कहता है ये कार्य नहीं है। लिख रहे हैं, लिखते लिखते फिर यहीं पे चला है। समझ गए ना? तो ये विस्थापन इसमें ख़त्म हो गया, तो ये कार्य नहीं है। बल लग रहा है तो बल और विस्थापन दोनों लगेगा तब जाके कार्य होगा, नहीं तो कार्य नहीं। बल लग रहा है, विस्थापन नहीं लग रहा है तो कार्य। आप मान लो कोई वस्तु को उठाए हुए हो और खड़ा हो उठा करके, तो वहाँ पर विस्थापन आपका 0 है तो आपका वो कार्य नहीं कहलाएगा। क्या है कारण? कि उठा करके हम खड़ा है ना, तो विस्थापन वैसा स्थिति में शून्य होता है। तो जब भी विस्थापन शून्य है तो फिजिक्स कहता है कि वो काम नहीं है। अब वास्तव में वो काम तो होता ही है, लेकिन फिजिक्स का मानना है जब भी आप में विस्थापन होगा तब जाके कार्य होगा। आगे देखिए, फिर हम जानते हैं कि किसी दिशा में गतिशील वस्तु पर यदि बल न लगे तो वह उसी दिशा में उसी चाल से चलती रहेगी। अगर बल नहीं लगेगा कोई वस्तु पर, तो अगर कोई गतिशील वस्तु है उसमें अगर बल नहीं लगाया जाए तो वह उसी दिशा में चलते रहेगी। तब इस स्थिति में भी कार्य नहीं होता है। इस स्थिति में भी कार्य नहीं होता है। अतः बिना बल के लगे वस्तु का विस्थापन हो तब भी कार्य नहीं होगा। बिना बल के लगे, अगर बल भी नहीं है ना तो भी कार्य नहीं, विस्थापन भी नहीं है तो भी कार्य नहीं। बल लग रहा है, विस्थापन नहीं है तो भी कार्य नहीं। अगर विस्थापन है, बल नहीं है तो भी कार्य नहीं। मतलब कार्य के लिए विस्थापन और बल दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। क्लियर है? इस प्रकार हम पाते हैं कि यांत्रिक कार्य तभी संपन्न होता है जब किसी वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु का विस्थापन हो। समझ गए ना? पूछेगा कार्य के लिए क्या क्या जरूरी है तो क्या बोलोगे? बल और विस्थापन। याद रखना, यहाँ तक के 2 ही शब्द है, एक ही शब्द हम सीखे हैं। कार्य के लिए क्या क्या जरूरी है? बल और विस्थापन दोनों। अगर बल कुछ भी रहे और विस्थापन शून्य रहे तो कार्य शून्य हो जाएगा। अगर बल
शून्य रहे, विस्थापन कुछ भी रहे तो भी कार्य शून्य होगा। समझ में आ गया। द्रष्टव्य में देखिए, कार्य हमेशा किसी वस्तु के किसी बल के द्वारा ही होता है, ना कि किसी वस्तु के द्वारा। ये बल लगा कर के ही कार्य होता है, परंतु हम प्राय वस्तु का नाम लेते हैं जो कि ठीक नहीं है। समझ गए ना, हम वस्तु का नाम ले लेते हैं जो कि ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए, जब कोई फल किसी पेड़ से स्वतः गिरता है तो हम कह देते हैं कि पृथ्वी के द्वारा फल पर कार्य हुआ। समझ गए ना, पृथ्वी के द्वारा फल पर कार्य हुआ। वास्तव में फल पर पृथ्वी द्वारा लगते हुए गुरुत्व बल के द्वारा कार्य हुआ, ना कि पृथ्वी द्वारा। समझ गए, क्लियर है। गुरुत्व बल के बारे में भी आप पीछे वाला 4 चैप्टर में पढ़ चुके हो। कार्य का परिमाण, कार्य का परिमाण है, अब इसके बारे में जानते हैं। जब हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि कार्य का परिणाम वस्तु पर लगते हुए बल और वस्तु के विस्थापन पर किस प्रकार निर्भर करता है, बल और विस्थापन पर किस प्रकार निर्भर करता है। मान लीजिए कि हम 1 केजी के एक वाट को 1 मीटर की ऊंचाई पर उठाते हैं। 1 केजी का एक वाट है ना, 1 केजी का वाट है, ये 1 केजी का वाट हो गया। इसको 1 मीटर तक उठाएं, ठीक। इसके लिए हम 9.8 न्यूटन का बल लगाते हैं। बल कितना? 9.8 न्यूटन का बल लगाते हैं। क्लियर है। और इस प्रकार हम एक निश्चित परिमाण का कार्य करते हैं। अब 3 केजी द्रव्यमान, अब ये 3 केजी का पत्थर है, वस्तु को की ऊंचाई पर उठाने के लिए 3 गुना बल लगाते हैं। 1 केजी को 1 मीटर पर, समझ गया ना, ये 3 गुना बल लगा दिए। 3 गुना बल लगाना होगा, ऐसे में कार्य भी 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 केजी द्रव्यमान को 1 मीटर तक उठाने में उतना ही कार्य करना होगा जितना कि 1 केजी द्रव्यमान को 1 मीटर उठाने में 3 बार उठाना। समझ गया ना। अब यदि 1 केजी के वाट को 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, 1 केजी के वाट को 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, तो स्पष्ट पहले 1 मीटर में फिर 1 मीटर तक उठाने के लिए कार्य बराबर हो गया। अतः वाट को 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य उस कार्य का दोगुना होगा जो 1 केजी के वाट को 1 मीटर तक उठाने में करना पड़ता है। देखो इधर, अगर 1 केजी के बटखारा है ना, वाट है, इसको 1 मीटर तक के उठाते हैं, तो जो बल आता है, अगर हम 3 केजी बटखारा को 1 मीटर तक के उठाते हैं, तो ये देखो द्रव्यमान इसका 3 गुना है, तो कार्य इसका बल भी हो जाएगा जो 3 गुना हो जाएगा। अगर बात के मतलब 1 केजी बटखारा को हम 2 मीटर तक के उठाते हैं, तो 1 मीटर तक के उठाए थे तो जो बल आया था ना, ये 2 मीटर तक के उठाए थे, ये दुगना हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्य वस्तु पर लगते बल और उस वस्तु के विस्थापन दोनों के समानुपाती होता है। मतलब ये वजन बढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ का द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो कार्य ज़्यादा लगेगा, कार्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऊंचाई बढ़ाएंगे तो भी कार्य बढ़ेगा। क्लियर है। तो कार्य की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। तो इससे आपको अगर समझ में नहीं आया तो आगे जाकर के हम समझाएंगे आपको, इससे आपको आगे जो उदाहरण बताएंगे ना, उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। क्लियर है। हमारा अपना उदाहरण रहेगा तो उससे समझ में आ जाएगा। बल और बल की दिशा में तब तय की गई दूरी के गुणनफल को, बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल के द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। देखो, सबसे पहले कार्य के बारे में जानिए। कार्य का फॉर्मूला होता है ना, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, होता है कि नहीं। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। ये फार्मूला आपको याद हुआ, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। देखो, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। क्लियर है, समझ गए ना। अब देखो कैसे, हम पहले बताएं कि अगर विस्थापन शून्य, विस्थापन नहीं रहेगा, विस्थापन क्या रहेगा, शून्य, मतलब 0 रहेगा, और बल कुछ भी रहे, बल है ना, मान लो 10 न्यूटन है, n से न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, तो कार्य क्या होगा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होगा। तो बल का मान 10 और विस्थापन का मान 0, तो कितना है, 10 गुना 0 करेंगे तो 0, मतलब कार्य हमारा क्या हो जाएगा, 0। अभी बताए थे ना, विस्थापन अगर शून्य होगा तो कार्य भी हमारा शून्य होगा। अगर कहोगे सर ये केस 1 बताए, केस 1, केस 2 में क्या है, केस 2 में क्या है, विस्थापन कुछ भी है, विस्थापन दिया हुआ है, मान लीजिए विस्थापन 2 मीटर दे दिया और बल हमारा 0 दे दिया, बल हमारा क्या दे दिया, 0। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है ना, बल गुना विस्थापन, विस्थापन, तब बल का मान 0, विस्थापन का मान 2, तो 2 गुना 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0।
तो भी कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब हम बताए थे कि अगर विस्थापन शून्य और कार्य कुछ भी रहेगा तो हमारा बल कुछ भी रहेगा तो हमारा कार्य जीरो होगा। अगर विस्थापन कुछ भी रहे अब बल शून्य रहेगा तो भी कार्य हमारा जीरो होगा। मतलब कार्य के लिए बल और विस्थापन का मान होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। केस 3 में आप है कि विस्थापन को भी शून्य मान लीजिए, विस्थापन जीरो, बल जीरो, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है ना, हो विस्थापन तो बल जीरो विस्थापन जीरो, तो जीरो को जीरो से गुना कर देना तो जीरो, तो कार्य जीरो। तो ये तीनों कंडीशन में कार्य क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर विस्थापन का मान यहाँ पे मान लो अब है कि एक उदाहरण केस 4, विस्थापन का मान 2 मीटर, बल का मान 10 न्यूटन, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। बल है कि 10, विस्थापन 2, 10 दूनी 20, और ये कार्य का मात्रक हम बताते हैं जूल होता है, क्या होता है ये भी बताएंगे। ये समझ में आ गया। मतलब बल और विस्थापन दोनों का होना क्या है, आवश्यक है। तो इसका परिभाषा पूछेगा कार्य क्या है, तो क्या बोलोगे, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्लियर हो गया। पूछेगा कार्य क्या है तो बता दोगे बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्लियर है ना। अब देखो मात्रक से रिलेटेड हम बताते हैं। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन हुआ ना, हो बल गुना विस्थापन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, ठीक है ना। इसका मात्रक पूछेगा तो न्यूटन मीटर, कार्य का मात्रक पूछेगा तो क्या कहोगे, न्यूटन मीटर। एक मात्रक निकल के आ गया, दूसरा मात्रक देखो, दूसरा को हम समझाते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है कि नहीं होता है, बल गुना विस्थापन। बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण और गुना विस्थापन होता है ना। द्रव्यमान का केजी होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, अब विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है। देखो बल गुना विस्थापन है ना, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है ना, तो द्रव्यमान का केजी, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना विस्थापन का मीटर होता है। तो केजी, मीटर को मीटर से गुना कर देंगे, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कार्य का मात्रक एक आ गया केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एक कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, एक का हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और तीसरा कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। समझ गए ना। अब ये जूल काहे होता है, एक वैज्ञानिक है जो कि दिए थे, अब इसके बारे में आगे जानेंगे। ये समझ में आ गया। तो हम लोग अभी तक के क्या पढ़े, पूछेगा कार्य क्या है तो कहोगे कार्य जो होता है बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, फार्मूला लिख देंगे। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। समझ गए ना। क्लियर है, क्लियर है। आगे देखो, बल को F से और विस्थापन को S से सूचित करते हैं। W बराबर कार्य को W से, बल को F से, विस्थापन को S से। W बराबर FS भी लिख सकते हैं। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक समझ में आ गया। करा 1 जूल कार्य की मात्रक क्या है, तो 1 न्यूटन, 1 जूल कार्य 1 जूल आ रहा है तो 1 न्यूटन का बल लगेगा 1 मीटर द्वारा किसी वस्तु पर बल की दिशा में 1 मीटर का की दूरी में चलाने में किया गया कार्य। समझ गए ना। अब कहा जा रहा है धनात्मक और ऋणात्मक कार्य, धनात्मक और ऋणात्मक कार्य। बल और विस्थापन दोनों के परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। बल और विस्थापन दोनों को परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है। बल के बारे में हम लोग पढ़े हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है। बल सदिश राशि पर है कि नहीं। विस्थापन में भी परिमाण और दिशा दोनों होता है। विस्थापन भी हमारा सदिश राशि है। परंतु कार्य जो कि बल और विस्थापन का गुणनफल है को अदिश दिशा नहीं होती, इसमें दिशा नहीं होती है। कार्य में दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। केवल क्या होता है, परिमाण होता है। पूछेगा देखो इधर, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है ना, हो बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है। बल सदिश राशि है, विस्थापन भी हमारा सदिश राशि है। समझ गए ना। लेकिन हमारा कार्य क्या है, अदिश राशि। क्या है कि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। तो ये याद रखना है। पूछता है सवाल, कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। समझ गए ना। किसी वस्तु के विस्थापन की दिशा का उस पर लगते हुए
बल की दिशा से विभिन्न संबंध हो सकते हैं, जैसे वस्तु का विस्थापन उस पर लगते हुए बल की दिशा में हो सकता है, या फिर वस्तु विस्थापन उस पर लगते हुए बल की विपरीत दिशा में हो सकता है। क्या विस्थापन का देखो, बल जो होता है ना, बल हमेशा एक ही दिशा में होता है, लेकिन विस्थापन पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो इधर थोड़ा सा बताते हैं, इसको समझिएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या, बल जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बल पॉजिटिव होता है, लेकिन विस्थापन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है। पढ़े हैं कि नहीं, समझ गए ना। यहाँ हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। केस 1 कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन होता है ना। बल क्या है, प्लस है, गुना विस्थापन। अगर विस्थापन को हम पहले प्लस लेते हैं, केस 1 में विस्थापन को क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। विस्थापन क्या लेते हैं, प्लस में कुछ भी, +2 +3 प्लस, तो प्लस को प्लस से गुना कर देंगे तो क्या होगा, प्लस। मतलब विस्थापन अगर प्लस रहेगा तो कार्य क्या होगा, प्लस होगा। केस 2 विस्थापन माइनस, विस्थापन को अवरी क्या ले लिए, माइनस ले लिए, विस्थापन क्या ले लिए, माइनस। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, होता है कि नहीं होता है। बल प्लस हो गया ना, अब विस्थापन क्या हो गया, माइनस। तो जानते हो कि गुना में 1 माइनस तो क्या होता है, माइनस, या गुना थी प्लस माइनस माइनस होता है, 1 माइनस तो माइनस, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो कार्य हमारा इधर प्लस आया, इधर कार्य माइनस। केस 3 विस्थापन शून्य ले लिए, क्या ले लिए, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। कार्य बल तो हमारा प्लस है, अब विस्थापन क्या है, 0 है। तो कुछ भी रहे तो विस्थापन यहाँ पर 0 के कारण ये क्या हो जाएगा, 0। तो कार्य प्लस माइनस और शून्य दोनों हो सकता है। समझ में आ गया, क्लियर है। कार्य जो होता है प्लस माइनस और शून्य दोनों हो सकता है, समझ में आ गया। प्लस माइनस और शून्य दोनों हो सकता है, क्लियर है। याद रहेगा ना, कार्य जो होता है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, शून्य। यहाँ जो लिखा हुआ है आपका पॉजिटिव कार्य, निगेटिव कार्य, समझ गए ना। धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। कार्य अदिश राशि है, कार्य बल गुना विस्थापन होता है। धनात्मक कार्य, देखो ये समझाया गया है, धनात्मक कार्य कब होता है, किसी टेबल पर रखे लकड़ी के एक गुटके को एक नियत बल F कार्य करता है और इस गुटके को अपनी दिशा में S दूरी तय स्थापित करता है, तब कार्य की परिभाषा में, मतलब यहाँ से जो है यहाँ पहुँचा, धक्का दिया गया, तो ये धनात्मक कार्य होता है। समझ गए ना। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और कैसे पॉजिटिव आता है वो हम सिखा भी दिए अभी। आगे देखो, ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य के बारे में, जब विस्थापन ऋणात्मक तो कार्य ऋणात्मक, शून्य कार्य समझ गए ना, विस्थापन शून्य तो कार्य भी शून्य। ये सब चीज़ है कि आपको हम समझा दी है। ऊर्जा के बारे में आज जानते हैं। तो कार्य के बारे में हम क्या क्या पढ़े, पूछेगा, सवाल पूछेगा कार्य क्या है, तो कार्य में सारा चीज़ लिख देना है। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, लिख दोगे। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या आप कह सकते हो जूल होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य प्लस माइनस और शून्य तीनों हो सकता है। क्यों प्लस होता है, माइनस होता है, शून्य होता है, ये सब हम बता दिए। समझ गए ना, ये लिख देना है। ऊर्जा के बारे में, किसी बल के किसी वस्तु पर लगने से वस्तु की चाल बढ़ सकती है। कोई बल किसी वस्तु पर लग जाता है तो चाल बढ़ जाता है। मान लो कोई एक साइकिल चला रहा है, उसको आप धक्का दे दिए तो साइकिल उसका स्पीड हो जाएगा। कोई बूढ़ा जा रहा है, उसको आप धक्का दे दिए, तेज़ी से दौड़ने लगेगा कि नहीं। उसकी स्थिति या आकृति बदल सकती है, उसकी स्थिति या आकृति बदल सकती है। कोई गतिमान वस्तु को दूसरी वस्तु के गति में ला सकता है, कोई भी गतिमान वस्तु दूसरी वस्तु को गति में ला सकता है। मान लो आप जा रहे हो धीरे धीरे, पीछे से आया कोई गाड़ी वाला मार दिया, तो आप जो धीरे धीरे आपके अंदर गति एकाएक बढ़ जाएगा। या आप भूल रहे हो, कोई आके धक्का दे दिया। जैसे चल रहा कोई गेंद किसी स्थिर गेंद किसी स्थिर गेंद पर टक्कर मार कर उसे लुढ़का देता है। कोई एक बॉल है,
वो रखा हुआ है, दूसरा बॉल वो गति में जा रहा है, तो इस पर टक्कर मारेगा तो ये कुछ ना कुछ गति में आ जाएगा। अतः गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है। गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्या होती है? क्षमता होती है। कोई बल लगाकर किसी निश्चित ऊर्जा तक उठाई गई किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। जब ऊपर उठाए गए किसी हथौड़े को किसी कील पर गिरने दिया जाता है, तब कील को लकड़ी में प्रवेश करा देता है। लपेटी गई कमानी का उपयोग घड़ी के सुइयों में खिलौने के चलाने में करते हैं। यदि वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो यह कहा जाता है कि वस्तु में ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का परिभाषा याद रखना है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। समझ गए ना? आपके अंदर कोई भी काम करने की क्षमता है तो वो आपका एनर्जी है। मान लो आपको हम कह दिए कि ये ट्रेन का डब्बा जो है उसको हटा दो, कार्य करने की क्षमता है नहीं है, तो आपके पास उसके हटाने के लिए ऊर्जा नहीं है। मान लो हम कोई 5 kg पानी है, बाल्टी में पानी है, उसको कह दिए कि क्या बोलता है, इसको हटा दो। अब आपके पास कार्य करने की क्षमता है कि आप हटा सकते हो, उसको उठाओगे तो आपके पास एनर्जी है। समझ गए ना? ऊर्जा। क्लियर है? तो कार्य ऊर्जा समझ में आ गया। और यह देखो, किसी वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी है इसकी माप कार्य करने से उसकी क्षमता के पदों में व्यक्त होती है। तो यह स्पष्ट है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक है ना। कार्य का मात्रक जूल है तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी जूल होता है। समझ गए ना? ऊर्जा भी एक अदिश राशि, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। क्लियर है? मतलब ऊर्जा भी एक प्रकार का कार्य ही है। क्लियर है? तो कार्य समझ में आ गया, ऊर्जा समझ में आ गया। किसी वस्तु को अपनी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये याद रखना। गति के कारण, किसी वस्तु को गति के कारण, आप गति कर रहे हो, आपको एनर्जी मिल रहा है ना, तो वो आपका गतिज ऊर्जा कहलाएगा। अगर जबकि किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा मिलती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसको हम डिटेल से बताते हैं। गतिज ऊर्जा को हम डिटेल से बताते हैं। ऊर्जा के बारे में समझ में आ गया। दूसरा सवाल क्या है? ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके ऐसा मात्रक को लिखे। तो ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। समझ गए ना? अब पूछेगा कि ऊर्जा के प्रकार, तो ऊर्जा के 3 प्रकार है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ऐसे ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार हैं, आपको अभी फिलहाल 3 प्रकार पढ़ना है। समझ गए ना? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। अब हम जानेंगे गतिज ऊर्जा क्या है। किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। समझ गए ना? गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक मतलब गतिज, एनर्जी मतलब ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसको E-K से सूचित करते हैं। देखो, तो इसको हम समझाते हैं। गतिज ऊर्जा जो होता है इसको E-K से सूचित करते हैं। ये इसका फार्मूला होता है 12 mv²। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 12 mv²। गतिज ऊर्जा K से काइनेटिक, A से एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12 mv²। अब M क्या है? E-K हमारा क्या है? गतिज ऊर्जा है। ये क्या है? गतिज ऊर्जा। M क्या है? द्रव्यमान। M क्या है? V क्या है? वेग, कितना वेग से चल रहा है, या चाल भी रह सकता है। समझ गए ना? इसको याद रखना है। अब देखो इधर, इसका मात्रक क्या होता है? 1/2। इसका मात्रक क्या होता है? kg होता है कि नहीं? अब इसका होता है, V का होता है मीटर प्रति सेकेंड, होता है कि नहीं? मीटर प्रति सेकेंड। एक V रहेगा तो मीटर प्रति सेकेंड होता है ना, तो V², तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका हो गया kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और याद होगा आपको कि काइनेटिक एनर्जी जो आप लोग कार्य में पढ़े हैं, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कार्य का मात्रक kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर पढ़े है ना, और ऊर्जा का भी वही मात्रक आता है। तो पूछेगा गतिज ऊर्जा का भी मात्रक जूले होता है। देखो, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल। इसका दूसरा टाइप है स्थितिज ऊर्जा, दोनों का मात्रक जूल। यांत्रिक ऊर्जा, दोनों का मात्रक जूल। अब कहोगे सर इसमें मात्रक में 1/2 काहे नहीं लिखे? 1/2 अंक नहीं लिखा था, मात्रक ये वाला होता है। अगर कोई आपका वजन मापता है तो आप बताते हो 50 kg, तो kg हो गया मात्रक, 50 नहीं हुआ। 50 अलग चीज़ होता है, संख्यांक होता है, उसको हम परिमाण, वो परिमाण तो दोनों होता है। समझ गए ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो पूछेगा गतिज ऊर्जा क्या है? तो जब किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा मिलती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को E-K से सूचित करते हैं। E-K बराबर 12 mv² होता है। 1/2 m का मान जो भी रहे, V का मान। इसका ऐसा मात्रक जो होता है kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। समझ गए ना? क्लियर है? अब यहाँ पर यही चीज़ को समझाया गया है। आगे देखो, अब इसमें सवाल आता है, कभी कभी सवाल पूछ देता है
जब, देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें सवाल पूछता है जब वेग को दोगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगा। समझ गए ना। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ई के बराबर हाफ mv² होता है कि नहीं। ये दुगना नहीं किया तो नॉर्मल फार्मूला, समझ गए ना, नॉर्मल फार्मूला है। क्लियर है। अब करा v को दुगना कर दिया जाए, मतलब v के जगह अब क्या पढ़ेंगे 2v, ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। v के जगह क्या पढ़ेंगे 2v। इसका जो हो जाएगा गतिज ऊर्जा 1/2 m, v के मान क्या है 2v, तो v² है ना, तो v के जगह 2v, इसका स्क्वायर कर देंगे e के 1/2 m गुना 2 का स्क्वायर 4v², मतलब इसको लिख सकते हैं 4 गुना हाफ mv² लिख सकते हैं कि नहीं। ये कट जाएगा लेकिन काटेंगे नहीं, हम बता रहे हैं ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर से देखो, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है कि नहीं। करा वेग को दुगना कर दिया जाए, मतलब v था ना, अब क्या कर दिया जाए 2v कर दिया गया, तो e के बराबर 1/2 m। अब v का मान अब क्या 2v कर दिया जाए, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 को हम आगे लिख दिए, तो 4 गुना हाफ mv² लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब ये हाफ mv² जो है किसके बराबर है, ई के बराबर है कि नहीं। तो 4 गुना ई नया वाला ई क्या है, ये न्यू वाला आया, ये न्यू वाला ई क्या है ना। तो जो नया वाला जो गतिज ऊर्जा जो होगा वो जो होगा पुरनका वाला गतिज ऊर्जा के क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहोगे सर वेग को दुगना के बजाय 3 गुना, v को अबरी 3 गुना कर दिया जा रहा है 3v, तो e के बराबर होता है हाफ mv²। तो m v के जगह रख देंगे 3v का स्क्वायर, ब्रैकेट में रखेंगे, समझ गए ना। e के बराबर 1/2 गुना m, 3 का स्क्वायर 9v², 9 को आगे कर देंगे 2mv²। जब 9 को जब हम आगे कर दिए और ये जो है ये पुरनका वाला ई के बराबर होगा कि नहीं। तो न्यू वाला जो ई के आया इसमें क्या देख रहे हैं, न्यू वाला जो ई के आया वो क्या है 9, ये पुराना वाला ई के बराबर हुआ कि नहीं आया 9 गुना, मतलब वेग को 3 गुना किए तो नयका गतिज ऊर्जा 9 गुना हो गया, मतलब 3 का स्क्वायर 2 गुना किए तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो गया। अगर 4 गुना करेंगे तो 4 चौके 16 गुना, 5 गुना करेंगे तो 5 पचे 25 गुना। इस प्रकार से आप याद रखोगे ना। तो गतिज ऊर्जा के बारे में हम उम्मीद करते हैं आपको समझा पाए होंगे और आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूरा देख लेना है। ये कराए गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान का और उसकी चाल के बढ़ के समानुपाती होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, याद है द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान को दोगुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। द्रव्यमान को दोगुना करेंगे ना, देखो द्रव्यमान को दोगुना करेंगे तो दोगुना, द्रव्यमान को 3 गुना तो 3 गुना, द्रव्यमान को 4 गुना तो 4 गुना, लेकिन वेग को अगर दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। 3 गुना करेंगे वेग को करेंगे ना तो ओकर स्क्वायर के हो जाएगा, कारण कि v² ना है। अगर द्रव्यमान को दोगुना करेंगे तो दोगुना, 3 गुना करेंगे तो 3 गुना, 4 गुना करेंगे तो 4 गुना। समझ में आया, क्लियर है। यदि गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी बशर्ते उसकी चाल समान रहे। इसके विपरीत यदि उस वस्तु की चाल दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है 4 गुनी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ समझ में आ गया ना। द्रव्यमान को अगर दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दोगुना, द्रव्यमान को 3 गुना तो गतिज ऊर्जा भी 3 गुना, द्रव्यमान को 4 गुना तो गतिज ऊर्जा भी 4 गुना। लेकिन अगर वेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना, 2 दूनी 4। अगर वेग को 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 3 तिहाई 9। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अब जानते हैं, यहाँ देखो बंदूक से छोड़ी गई गोली, ये गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। गतिज ऊर्जा के उदाहरण याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में। बंदूक से छोड़ी गई गोली कौन सी ऊर्जा, गति ऊर्जा, उसमें गति होता है। धनुष से छोड़ा गया तीर, उसमें भी गति होता है। गतिमान हथौड़ा, कोई लोहार जो है हथौड़ा से मार रहा है तो वो भी, उसमें भी गति ऊर्जा। गिरती वर्षा की बूंदे गतिज ऊर्जा के साथ गिरती है। बहती हवा जो चलती है गति ऊर्जा। नाचता लट्टू, ये सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। जल विद्युत शक्ति स्टेशन में पहाड़ी से नीचे गिरते हुए पानी की गति ऊर्जा का इस्तेमाल डायनेमो को चलाने में किया जाता है। आप डायनेमो के बारे में जानते होंगे, जो पानी जो झरना से गिरता है ना, तो वहाँ से पानी से जो गिरता है नीचे, जब झरना से नीचे गिरता है तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाता है, जिससे डायनेमो को घुमाया जाता है, क्लियर है, जिससे करंट उत्पन्न किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा का परिभाषा पूछे, गतिज ऊर्जा के बारे में पूरा लिखे।
तो किसी वस्तु की उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को ई के से सूचित करते हैं। ई के बराबर होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होता है kg² kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। समझ गए ना, ये लिख देना है। नोट में क्या लिखना है, अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगा, द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 3 गुना। ये नोट में लिख लिए। फिर अगला नोट में क्या लिखेंगे, द्रव्यमान को अगर अतिवेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, वेग को 3 गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। फिर है जो कि क्या बोलता है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण में लिखेंगे बंदूक से छोड़ी गई गोली, धनुष से छोड़ा गया तीर, इसके अलावा है जो कि गतिमान हथौड़ा, वर्षा की गिरती हुई बूंदे, ये सभी है जो कि गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। क्लियर है, ये लिख दोगे, समझ गए ना। और क्या होता है ये 2 गुना 4 गुना, ये इधर हम समझा चुके हैं। स्थिति ऊर्जा के बारे में, किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पी से पोटेंशियल होता है ना, इसको ईपी से सूचित किया जाता है। ईपी बराबर फार्मूला होता है ना, ईपी बराबर होता है, ईपी बराबर फार्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। क्लियर है, याद रहेगा। पूछेगा स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है तो mgh होता है। m हो गया द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण, h हो गया हाइट, ऊंचाई। समझ में आ गया। या विस्थापन भी कहीं कहीं लेना पड़ सकता है। क्लियर है, याद रखना। पूछेगा इसका मात्रक क्या होता है तो इसका मात्रक भी वही होता है जूल। कहोगे सर कैसे होता है तो देखो, m से हो गया kg, ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण है ना, हाइट का मीटर होता है तो kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग जूल कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसमें कहेगा अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो स्थिति ऊर्जा भी दोगुना, गुरुत्वीय त्वरण, जो भी चीज़ इसमें कोई स्क्वायर नहीं ना है, तो जैसे गुना होगा वही हो जाएगा डायरेक्ट। समझ गए ना, तो स्थिति ऊर्जा समझ में आ गया। इसे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। ध्यान दें कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा वस्तु पृथ्वी निकाय के संयुक्त गुण है। मतलब गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में ये नीचे गिरेगा, समझ गए, न कि किसी एक का। वस्तु और पृथ्वी की दूरी जितनी अधिक होगी स्थिति ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। हाइट मतलब जिसका मान बढ़ाओगे उसका है कि स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ेगा। एम का भी मान बढ़ाओगे तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा, एच का भी मान बढ़ाओगे तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा। द्रष्टव्य में दिया हुआ है, इसको समझिएगा, पढ़ लीजिएगा। सारा चीज़ जो हम बोले हैं वही सब अपना भाषा में लिखा हुआ है। तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा जो होता है उस वस्तु की ऊंचाई या उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऊंचाई और द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है, ये तो जानबे करते हो। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है फिक्स होता है। आकृति में परिवर्तन के साथ स्थिति ऊर्जा, ये सब पढ़िएगा। आगे देखो स्थिति ऊर्जा के कुछ उदाहरण। पहाड़ी पर स्थित जलाशयों में पानी में स्थिति ऊर्जा है। पहाड़ पर जो पानी जमा है ना उसमें स्थिति ऊर्जा, लेकिन वो पानी अगर नीचे गिर जाए तो वो गतिज ऊर्जा। क्लियर है। मकान की छत पर रखी गई ईंट, मकान की छत पर रखी गई ईंट, इसमें भी स्थिति ऊर्जा है। लपेटी हुई कमानी, इसमें भी स्थिति ऊर्जा है। धनुष की तानी हुई डोरी, जो डोरी तना हुआ है ना इसमें स्थिति ऊर्जा है। लपेटी हुई कमानी, ये सभी में स्थिति ऊर्जा है। अगर छोड़ देते हैं फिर तीर तो ये है जो कि गतिज ऊर्जा हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ गए ना। वस्तु की स्थिति के अतिरिक्त वस्तु की स्थिति ऊर्जा उसके आकार के कारण भी हो सकते हैं। स्थिति ऊर्जा में संचित होने के लिए किसी आंतरिक बल के विरुद्ध बाह्य बल लगा करके कार्य करना आवश्यक है। समझ गए ना। उदाहरण के लिए जब किसी कमानीदार तुला के निचले हुक से भार को लटकाया जाता है तो आंतरिक बल के विरुद्ध कुछ कार्य होता है। यही बल कमानीदार तुला के स्प्रिंग या कमानी के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा होता है तो स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा के बारे में पूछेगा तो बता दोगे। किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा को ईपी से सूचित करते हैं। ईपी बराबर होता है mgh, जहाँ m क्या हुआ द्रव्यमान, g क्या हुआ गुरुत्वीय त्वरण, h क्या हो गया हाइट। क्लियर है। फिर है कि हम लोग पढ़ें कि स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना। फिर स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण पढ़े। स्थिति ऊर्जा के उदाहरण में क्या लिखोगे भाई, स्थिति ऊर्जा के उदाहरण में लिखोगे पहाड़ पर जो जलाशय जमा है उसमें स्थिति ऊर्जा रहता है। इसके अलावा मकान पर जो ईंटा है उसमें स्थिति ऊर्जा, लपेटी हुई कमानी में स्थिति ऊर्जा, धनुष में जो तानी गई डोरी है इसमें भी स्थिति ऊर्जा।
अब ये हम जानते हैं गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के अंतर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गति ऊर्जा गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, ये गति के कारण संपन्न होता है, जबकि स्थिति ऊर्जा स्थिति के कारण संपन्न होती है, समरूपण के कारण होती है। समझिएगा, स्थिति ऊर्जा गुप्त रूप से संचित होती है, गुप्त रूप से संचित ऊर्जा है, जबकि गति ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये जमा रहता है। स्थिति ऊर्जा जमा रहता है, जैसे जलाशय है पर पानी है जो कि है अंदर, तो वो जमा है। स्थिति ऊर्जा गुप्त रूप से संचित ऊर्जा है, जबकि गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, जमा नहीं रहता। स्थिति ऊर्जा अपेक्षिक है, जबकि गतिज ऊर्जा अपेक्षिक नहीं है। मतलब स्थिति ऊर्जा से अपेक्षा किया जा सकता है, अपेक्षा मतलब होता है उम्मीद, अपेक्षिक है, जबकि गतिज ऊर्जा से अपेक्षिक नहीं है, ये इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अगर कोई दौड़ रहा है आदमी तो हो सकता है उसके पास ज़्यादा ऊर्जा भी रह सकता है या कम भी। अगर कोई चीज़ को रख दिया, जैसे ईंट है ना, ईंट को अगर 5 kg ईंट है उसको रख दोगे तो 5 kg ही रहेगा। लेकिन आप अगर कोई भी तीर से है कि धनुष अथी बाण को छोड़ते हो, धनुष से बाण को छोड़ते हो, तो हो सकता है वो बाण जो है ज़्यादा दूरी भी जा सकता है, कम दूरी भी जा सकता है, उसका ऊर्जा पे डिपेंड करता है। तो ये स्थिति ऊर्जा अपेक्षिक है, जबकि गतिज ऊर्जा अपेक्षिक नहीं है। याद रखोगे, गतिज ऊर्जा गति के कारण होता है, स्थिति ऊर्जा स्थिति के कारण होता है। समझ गए ना, क्लियर है। और गतिज ऊर्जा जो होता है वो अपेक्षिक है, स्थितिज ऊर्जा अपेक्षिक है, गतिज ऊर्जा अपेक्षिक नहीं है। और स्थितिज ऊर्जा में गुप्त रूप से संचित ऊर्जा होता है, ऊर्जा जमा होता है। ऊर्जा का रूपांतरण कर रहा है, ऊर्जा का रूपांतरण, रूपांतरण में तो होता है बदलना। ऊर्जा बदल भी सकता है, तो हाँ, ऊर्जा एक रूप से दूसरा रूप में हो सकता है, बदल सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल ली जा सकती है। जब किसी गेंद को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, जैसे गेंद है ना, जैसे ये कलम है, ये स्थिर है, यहाँ पे ये कलम बात के मतलब, अरे स्थिर हो जाओ भाई, अब ये होवे नहीं करेगा, ये स्थिति स्थिर है। अब इसको धक्का देंगे तो इसमें गति आ जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो ये स्थिति ऊर्जा से गतिज ऊर्जा बदला कि नहीं हुआ, जैसे जैसे गेंद ऊपर जाता है। अब यहाँ दैनिक जीवन में कुछ घटना से ऊर्जा के रूपांतरण को समझा। कोयला जलता है तो उसमें संचित रासायनिक ऊर्जा रहता है, कोयला जब जलता है तो उसमें रासायनिक ऊर्जा रहता है, समझ गए। और वह है कि जब वो जैसे ही जलता है तो उष्मा गर्मी देता है तो उसमें ऊर्जा बदल जाता है, कुछ कुछ प्रकाश भी देता है तो प्रकाश ऊर्जा के लिए। उष्मा के बहुत सारा, जैसे अब यहाँ पे देखो रासायनिक ऊर्जा हुआ कि नहीं हुआ, हम बताए थे ना, ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन 3 को मुख्य उधर पढ़ना था। अब बहुत सारे प्रकार को पढ़ेंगे, उष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये सभी चीज़ है जो कि पढ़ना है, इसको जानते हैं। तो पूछेगा कोयला जब जलता है तो उसमें कौन से ऊर्जा से कौन से ऊर्जा में बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा से किसमें, उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में। उष्मा गर्मी देता है, फिर प्रकाश देता है, क्लियर है। लालटेन, लालटेन के जलने से किरोसिन में संचित रासायनिक ऊर्जा। लालटेन जब जलता है तो उसमें जो किरोसिन जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है, और वो बदल करके प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा। लालटेन को जलाते होता है वो भी प्रकाश देता है कि नहीं देता है, समझ गए ना। तो लालटेन पूछेगा, जो लालटेन होता है इसमें कौन से ऊर्जा में बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में। तीसरा है टॉर्च, टॉर्च के सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है, उसका बैटरी जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है। जब उसको जलते हैं तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, करंट निकलता है ना, तब ना जाकर के बोलो, फिर वो प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, इसमें उष्मा ऊर्जा में। एक बिजली के पंखे में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में। बिजली के पंखे में जब करंट देते हैं तब ना जाकर के पंखा घूमता है। तो करंट दिए तो करंट मतलब विद्युत ऊर्जा, तब जाकर के पंखा घूमा, मतलब मशीन उसका चला, यांत्रिक ऊर्जा, क्लियर है। पटाखा में रासायनिक ऊर्जा जमा रहता है, जो भी चीज़ में जैसे बारूद हो गया, जलावन हो गया, ईंधन जो होता है ना उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है। पटाखों को कुछ उसमें ऊर्जा देने पर उसकी रासायनिक ऊर्जा विभिन्न रूपों में बदल जाती है, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मा और पटाखों के टुकड़े टुकड़े गति ऊर्जा बदल। तो पटाखा के बारे में कराया, उसमें रासायनिक ऊर्जा रहता है। जब उसको है कि आप गर्मी देते हो, मतलब आप उसको जलाते हो माचिस से तो गर्मी मिलता है ना, तो ध्वनि ऊर्जा, आवाज़ करता है प्रकाश, चिंगारी फेंकता है। और उष्मा, उष्मा मतलब गर्मी भी देता है। और पटाखा के टुकड़ा जो है गतिज ऊर्जा में छितरा जाता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये समझ गए ना आप कि ऊर्जा जो होता है वो बदल भी सकता है, एक रूप से दूसरा रूप में चेंज भी हो सकता है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसके बारे में याद रखेंगे। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, समझ गए ना, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, याद रहेगा। पूछेगा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, तो आप कहोगे ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। मतलब ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट, किंतु एक रूप से दूसरा रूप में यह रूपांतरण होता है। किंतु एक रूप से दूसरा रूप में मतलब एक भाग से दूसरा भाग में यह रूपांतरण हो गया। जैसे देखिए रासायनिक ऊर्जा किस में बदल गया,
प्रकाश ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल गया, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है। समझ गए ना, ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होता। याद रहेगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, याद रहेगा ना, ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, यह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। या आप लिख सकते हो जो किताब में लिखा हुआ है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। समझ गए ना, ये सारा है जो कि इसी को समझाया गया है, पढ़िएगा। और जो हम बोले हैं अपना अपना भाषा में समझाया गया है। अब आगे हम लोग शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। शक्ति मतलब समझते हो ना, ताकत। शक्ति को अंग्रेजी में पावर कहते हैं। पता है ना तुम्हारे पास कितना पावर है, कितना शक्ति है, कितना ताकत है। तो इसको हम समझते हैं, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। मतलब जितना जल्दी आप काम कर लोगे आपका शक्ति उतना ज़्यादा है। मान लो आपके पास 10 केजी का बाल्टी है, ठीक है, और 10 केजी बाल्टी को कोई भी आप एक ताकत, मान लो 10 केजी बाल्टी को कुछ दूरी ले जाने में आप 5 मिनट का समय लेते हो, और कल वही दूरी ले जाने में आप 10 मिनट का समय लेते हो। तो ताकत आपका किस दिन ज़्यादा है? जिस दिन आप है कि 5 मिनट में चल जाते हो उस दिन ना ज़्यादा है। समझ गए ना? तो जितना जल्दी आप काम करोगे उतना है जे कि आपको है जे कि क्या बोलता है, ताकत रहेगा। मतलब कम समय में, समय अगर कम रहा और काम ज़्यादा कर दिए तो ताकत आपके पास ज़्यादा है। ये परिभाषा है। परिभाषा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम पहले समझाते हैं, इससे परिभाषा समझ में आएगा। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। कार्य बटे समय। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? परिभाषा हम समझा रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके बाद समझ में आ जाएगा। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। याद हुआ? कार्य बटे समय याद हुआ ना? शक्ति का फॉर्मूला कार्य बटे समय। आपका पूछेगा शक्ति का परिभाषा बताओ, तो कहोगे कार्य और समय के अनुपात। ये बटा मतलब अनुपात होता है। कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। याद कर लिए? याद हुआ कि नहीं हुआ? कार्य और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? शक्ति। दूसरा भाषा, दूसरा परिभाषा, इसी को दूसरा टाइप से क्या लिख सकते हो? ये बटा मतलब प्रति भी होता है। प्रति एकांक, एकांक मतलब समय को हम एक मान लिए। प्रति इकाई या एकांक समय में, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य। अगर ये समय का मान 1 हो गया तो बटा 1 कर देंगे तो कार्य और शक्ति बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो बोलेंगे प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। हो गया? क्लियर है? याद हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए ना? प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। या दूसरा परिभाषा, कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। यही दिया हुआ है, देखो, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते दिया हुआ है कि नहीं? आप समझ में आ गया ना? शक्ति कार्य की समय दर है। ये समय दर है। कार्य की क्या है? समय दर है। दर मतलब होता है। क्लियर है? और इसका देखो, इसका मात्रक पूछेगा तो कार्य का मात्रक हम लोग क्या पढ़े थे? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर पर है कि नहीं? और इसका भी सेकेंड होता है। जब सेकेंड फिर से ऊपर चला जाएगा तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। और सर ये कट जाएगा, कटेगा कैसे बच्चा? ये बट्टा में है तो ये कटेगा नहीं, तो ये सेकेंड इसके साथ गुना हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। ये हो गया। तो शक्ति का मात्रक क्लियर हो गया। एक पूछेगा क्या होगा शक्ति का मात्रक? तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। पूछेगा दूसरा मात्रक क्या है इसका? तो कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो शक्ति का मात्रक जो होगा जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड होता है। या ऐसे लिख सकते हो। तो पहला हो गया केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब, और दूसरा हो गया जूल प्रति सेकेंड। इस प्रकार से लिख सकते हैं। और तीसरा क्या होता है? इसका मात्रक होता है वाट। ये सब वैज्ञानिक लोग रख करके गए हैं, समझ गए ना, अपने नाम के हिसाब से। तो हम सब पढ़ लिए। शक्ति पूछेगा क्या है? तो कार्य करने की इकाई समय में कार्य किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। इकाई समय में प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। समझ गए ना? या दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं? जूल प्रति सेकेंड या वाट कहते हैं। समझ में आ गया? आगे देखो, शक्ति भी हमारा एक अदिश राशि है। शक्ति क्या है? अदिश राशि है। समझ गए ना? शक्ति का मात्रक जूल, ये सब तो जान भी गए, जूल प्रति सेकेंड।
कह रहा है शक्ति किलो वाट में भी कभी कभी व्यक्त किया जाता है। कह रहा है शक्ति का एक और मात्रक होता है किलो वाट। वाट होता है ना, छोटा छोटा चीज़ के लिए वाट और बड़ा चीज़ के लिए किलो वाट। समझ गए ना। 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 जूल प्रति सेकेंड। याद रहेगा। तो शक्ति का मात्रक वाट किलो वाट, वाट किलो वाट। क्लियर है। या केजी मीटर प्रति सेकेंड क्यू, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू, या जूल प्रति सेकेंड। क्लियर है ना। आगे देखो, कह रहा है कि मशीन के कार्य करने की क्षमता वाट और किलो वाट में व्यक्त की जा सकती है। शक्ति का अन्य प्रचलित मात्रक है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। आप मशीन को देखोगे ना, मशीन पर लिखा रहता है HP लिखा रहता है, हॉर्स पावर। मतलब बताता है कि कितना शक्ति का ये मशीन है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछेगा। 1 अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, तो 746 वाट। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। पूछेगा 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, तो 1000 वाट। समझ गए ना। और 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, मतलब इससे कम रहता है। ये 1 किलो वाट से कम रहता है। समझ गए ना। ऊर्जा और शक्ति में अंतर क्या है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। याद करो, ऊर्जा का परिभाषा बताए थे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जबकि शक्ति कार्य करने की समय दर है। कार्य करने की समय दर है ना, अभी बताया ना, बट्टा में समय रहता है ना। ऊर्जा कार्य संपन्न होने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता। ऊर्जा में कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं है। ऊर्जा का फॉर्मूला, ऊर्जा में हम पढ़े थे, गतिज ऊर्जा पढ़े थे, स्थितिज ऊर्जा पढ़े थे, यांत्रिक ऊर्जा का परिभाषा बताए थे। गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। समझ गए ना। क्लियर है। यांत्रिक ऊर्जा का परिभाषा उस समय नहीं बता पाए थे, अभी ध्यान आया। गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। याद रखना, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा। उसमें जल्दी जल्दी पलट दिए होंगे, उसके कारण है जो कि दिमाग से निकल जाएगा। तो पहला हो गया कार्य करने की ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा कार्य संपन्न होने में कोई समय की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें टाइमिंग आता है। आप गति ऊर्जा का भी फार्मूला पढ़ोगे तो ½ mv², टी आया इसमें। स्थिति ऊर्जा का भी फार्मूला पढ़ोगे तो mgh, टी नहीं आया। तो ये समय पर निर्भर नहीं करता, लेकिन ये समय पर निर्भर करता है। समय जितना ज़्यादा लोगे, कार्य उतना, शक्ति उतना कम रहेगा। कम समय में ज़्यादा दूरी तय करोगे या कम समय लोगे कोई काम करने में, तो आपके पास शक्ति ज़्यादा है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्लियर है। किसी अभिकर्ता की शक्ति समय के साथ साथ बदल सकती है। समझ गए ना। कोई भी अभिकर्ता है, एजेंट है, कोई भी आदमी, हमारा ही शक्ति या आपका शक्ति है जो कि समय के साथ साथ बदल सकती है। समय अंतरालों पर, दरों पर ऐसी औसत शक्ति की अभिधारणा, जिससे सवेरे आपका शक्ति कुछ है, शाम की शक्ति कुछ, दोपहर की शक्ति कुछ रहेगा। औसत शक्ति का रहा है कुल ऊर्जा बटे कुल समय, कुल कार्य बटे कुल समय भी बोल सकते हैं। समझ गए। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, घरेलू तथा व्यावसायिक उपयोग के लिए जूल एक छोटा मात्रक है। समझ गए ना। करा कि जब घर में घरेलू और व्यावसायिक बड़े बड़े चीज़ के लिए, कॉमर्शियल के लिए जब यूज करते हैं, तो जूल एक क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। इसके लिए एक दूसरे मात्रक का व्यवहार होता है जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। इसके लिए किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर बताइए कि 1000 वाट क्षमता वाली होता है। मशीन 1 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, तो हम कहते हैं कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का यूज हुआ। इसी को 1 यूनिट कहते हैं। समझ गए। तो आप देखोगे क्या बोलता है, घर में जो मीटर लगा रहता है उसमें देखोगे यूनिट बताता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट बिजली उठा है ना, तो आपके पास 1 किलोवाट घंटा बिजली लिए हो। 2 यूनिट उठा है तो 2 किलोवाट घंटा, 3 यूनिट उठा है तो 3 किलोवाट घंटा। तो हम क्या बताएं, 1 यूनिट बराबर होता है, 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, 1 किलोवाट घंटा। अच्छा, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है ना। और घंटा जो होता है, 1 घंटा, ये सब एक है। 1 घंटा बराबर होता है 60 × 60, 3600 सेकेंड होता है कि नहीं। 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120, 2 से गुना किए तो 60 मिनट में 3600 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 × 36, 36 पर 1 2 3 4 5, 5 0, 5 वो हो गया ना, हो 36 पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख वाट होता है 1 यूनिट बराबर।
या इसी को लिख सकता है 36 गुना 10 के पावर 5 वाट, ठीक है। लेकिन किताब में देखोगे ना कि लिखा रहेगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 वाट। क्लियर है, समझ में आया? तो 3.6 जो है ना 3.6 कैसे, अगर एक अंक के बाद दशमलव बैठाए ना तो इसका पावर में 1 बढ़ा देंगे। कहोगे नहीं सर हम 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 2, तो आपको यहाँ पर 5 था ना पहले से, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा 7 करना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है। तो हम सब है पर है 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड होता है ना, और वाट सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। वाट सेकेंड को जूल कहते हैं। कहोगे सर कैसे वाट सेकेंड को जूल कहते हैं? देखो ये समय को उठा, सेकेंड उठा नहीं, ये भूल गए थे। वाट सेकेंड को जूल कैसे कहते हैं? पी बराबर क्या होता है, W/T होता है कि नहीं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है ना, हो शक्ति बराबर कार्य बटे समय नहीं होता है। शक्ति का मात्रक वाट, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो जूल गुना 1 कर देंगे तो जूल बराबर वाट सेकेंड लिखेंगे। तो वाट सेकेंड को हम जूल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझ गए ना। तो आप याद रखना डायरेक्ट उतना नहीं, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, याद रखिएगा। किलोवाट घंटा का प्रयोग हम लोग है कि घरेलू और व्यावसायिक कार्यों के में है कि करते हैं। क्लियर है, समझ गए ना। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। क्लियर है। अब है कि केमिस्ट्री का ख़त्म करेंगे। केमिस्ट्री का जो चैप्टर हो चुका है उसके बाद ख़त्म करेंगे। ये सब न्यूमेरिकल जो होता है इस सब हम बताएंगे, समझ गए ना। ये सब बता देंगे जब सब चैप्टर ख़त्म कर देंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल को बताएंगे। न्यूमेरिकल आप लोग को बताएंगे, आप लोग है कि पढ़ाई करिए।